नमस्कार मित्रों, आरवी आईएफपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। चलिए 17वीं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं। 17वीं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्षों के अंतर यह भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आपकी 17वीं रिपोर्ट है। सबसे पहले 1987 में यह प्रकाशित हुई थी और यह 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1988 में, उसमें लक्ष्य रखा गया था कि देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। अब रिपोर्ट पर आ जाते हैं। भारत में वन आवरण, इसकी रिपोर्ट है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2019 की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो कि 0.22% है। भारत में वृक्ष आवरण की रिपोर्ट भी देख लीजिए। भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। ठीक है, और इसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आइए हम डाटा के माध्यम से, श्रेणी के माध्यम से दिखाते हैं। वन आवरण में प्रतिशत 21.71%, वृद्धि इतनी हुई है। क्षेत्रफल देखिए 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षावरण 95,748, 2.91 कुल भूभाग के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। 721 किलोमीटर वृद्धि हुई है। कुल देखिए कितना है, कुल वनावरण और वृक्षावरण को मिलाकर 24.62% है। वहीं क्षेत्रफल कुल है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो ये एक आंकड़ा आपको दिख गया है। अब आइए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन आवरण है। वन आवरण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। 1, 2, 3 ये एक लाइन से है। मध्य प्रदेश सबसे प्रथम है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला क्षेत्र हरियाणा देखिए, हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है, ये सबसे कम वन आवरण है भारत में। वहीं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक वृद्धि की है। आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान होने वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब क्षेत्रफल कम हुआ है। 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कम हुआ है। वहीं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य देखिए, मिजोरम में 84% सबसे ज़्यादा वन आवरण है प्रतिशत के रूप में। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%। वहीं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन आवरण है प्रतिशत के रूप में, लक्षद्वीप याद रखिएगा। और वहीं राज्य में मिजोरम राज्य में प्रतिशत के रूप में। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ज़्यादा है, और ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ज़्यादा है, प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम सबसे ज़्यादा है, और केंद्र शासित प्रदेश में 90% है। आइए ये देखिए, भारत में घने और खुले वनों का आंकड़ा, बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा घने वन अरुणाचल प्रदेश में, मध्यम रूप के घने वन मध्य प्रदेश में, खुले वन मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए मैनग्रोव वन स्थिति क्षेत्र, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव कच्छ वन देखिए 4,992 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि कुल क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में 2021 में क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि वाले राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश देखिए, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, और कुल क्षेत्रफल इसका है 2,114 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। द्वितीय स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये एक लाइन से आपको दर्ज हो गया कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन पाए जाते हैं और वृद्धि कहाँ हुई है। वहीं देखो वृद्धि देखिए, सबसे प्रथम रैंक में उड़ीसा की वृद्धि हुई है, द्वितीय में महाराष्ट्र की, वहीं कर्नाटक में तृतीय वृद्धि हुई है। 8 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा में बढ़ा है मैनग्रोव वन, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा
आपका मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत में 75 रामसर स्थल, देखिए वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां। इसमें देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर में एक आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस समझौते में 1975 से प्रभावी हुआ था यह समझौता। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 की बात है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या अब 75 हो गई है और 75वां रामसर स्थल जो कि सालबुग आर्द्र भूमि जो कि जम्मू कश्मीर में है इसको शामिल किया गया है। 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्र भूमियां देखिए 2022 में इतनी आर्द्र भूमियां रामसर साइट में शामिल हुई हैं भारत की हैं। देखिए खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य देखिए गुजरात का है। भखीरा वन्य जीव अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शामिल हुआ भखीरा वन्य जीव अभयारण्य रामसर साइट में शामिल हुआ है। सांख्य सागर देखिए मध्य प्रदेश का है। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम का। ऐसे करते 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 देखिए 75वां आपका है जम्मू कश्मीर का सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तो जम्मू कश्मीर का है। वहीं 74वां हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि है आपकी चिल्का झील। पहला आर्द्र भूमि चिल्का झील 75 का आपका कौन सा है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का। सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल 2549 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज भारत का। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है जिसमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में कितने आर्द्र भूमि है 461 आर्द्र भूमि है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल 14 हैं तमिलनाडु में 14 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ हैं तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल शामिल हैं। भारत के 75 रामसर स्थल का क्षेत्रफल 13,26,677 हेक्टेयर है। ठीक है, आइए बाघ गणना रिपोर्ट 2022 पर चर्चा करते हैं। 19 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान WII जारी करता है। भारत में वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3682 है। कितनी है 3682। इससे पहले 2023 में ही 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल संख्या बाघों की 3167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट में बाघों की संख्या 3682 हो गई है। अब इंपॉर्टेंट डाटा है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही हैं। ठीक है, 2018 और 22 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, अब 3682 हो गई है। आइए ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। देखिए 785 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 थे, अब 785। कर्नाटक में 563 हैं। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए 560 हैं। उत्तर प्रदेश में 205 बाघ हैं। कितने हैं 205। 173 पहले थे 2018 में, अब 205 है। बाकी संख्या मतलब बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 बाघ हैं जिम कॉर्बेट में। ठीक है, हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है 54वां टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कितने हो गए 54 हो गए हैं। धौलपुर करौली राजस्थान का है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है धौलपुर करौली राजस्थान। 53वां है रानीपुर यूपी बन गया है। तो 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 53वां रानीपुर उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का करौली धौलपुर ये 54वां है। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी,
2018 में 31 हो गई, 2022 में 54 हो गई। इस प्रकार 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ के दुगुनी हो गई। बिहार में एकमा टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि, ठीक है। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2925 है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट बता रहा है 3925, और वहीं बाघ स्थिति रिपोर्ट जो कि जारी करता है भारतीय वन जीव संस्थान, उसमें 3682 है। ठीक है। आइए विस्तार से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर चर्चा कर लेते हैं। हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने के लिए उल्लेखनीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इसको प्रस्तुत किया था। वहीं 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए लागत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई थी 4 जनवरी 2023 को। इसकी नोडल एजेंसी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत यह कार्य करेगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT, एम का मतलब है मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी प्रति वर्ष कम से कम। वहीं जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचय कमी करना है। वहीं 6 लाख से अधिक नौकरियों का भी सृजन करना है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT, मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य 2023 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ठीक है, 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 तक, 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी आएगी। आइए केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लाए गए कुछ अधिनियम हैं जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2022 और वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, इन दोनों पर चर्चा करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2022 क्या है? इसमें यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1921 के तहत अधिसूचित किया है। ठीक है। वहीं वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 को से लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। ठीक है। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ क्या है? इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इस मिशन लाइफ का उद्देश्य है पर्यावरण के संरक्षण और रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए 2 योजना है, एक अमृत धरोहर योजना और दूसरा मिष्टी योजना। तो अमृत धरोहर योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। ठीक है, अमृत धरोहर योजना। दूसरा मिष्टी योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र के तट के किनारे जो मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे को रोपे जाएंगे मिष्टी योजना से। ठीक है। वहीं वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया है। ठीक है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों फ्लोरा फ्लोना के साथ कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। देखिए वैश्विक समुदाय ने कवक महत्व के लिए जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता फंगा अभियान शुरू किया है। ठीक है। देखिए कुछ बैठकें जो G20 की हुई हैं, जो कि भारत में आयोजित किया गया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बैठकों पर चर्चा करते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक हुई थी अप्रैल में, बनारस उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। वहीं G20 के आर्थिक सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक भी बनारस में हुई थी। वहीं G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक देखिए ये भी बनारस में हुई थी।
युवा 20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो भी बनारस में हुआ था। ठीक है, चारों आप याद कर लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। देखिए कोप 27 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, कोप 17 में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया था। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैनग्रोव वनस्पति तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखिए कुछ आगामी बैठक हैं, जैसे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, ये देखिए ब्राजील में आयोजित होगा 2023। वहीं 18वां जो हुआ था वो भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ब्राजील में 19वां होगा। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2023, कोप 28 का नाम दिया गया है, यह दुबई में आयोजित होगा। ठीक है, कोप 27 शर्म अल शेख में आयोजित हुआ था। ठीक है, 24वां SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा और 23वां भारत में हुआ था। ठीक है, वहीं 44वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में आयोजित होगा। ठीक है, लाओस में। वहीं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां रूस में आयोजित होगा। 16वां, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये देखिए कुछ क्रिकेट संबंधित खेल के बारे में देख लेते हैं। ICC एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था वो भारत में आयोजित हुआ था और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। छठी बार ऑस्ट्रेलिया जीती था, भारत को इसने हरा दिया था, भारत उप विजेता रहा। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट विराट कोहली रहे। वहीं फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच जिसके ट्रेविस हेड थे। ठीक है, वहीं ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 लंदन में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही जीत लिया भारत को हरा के। ठीक है, एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी जी ने लिए थे। ठीक है, वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 जो हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था गुजरात टाइटंस को हरा के। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जीता था। वहीं पुरुष एशिया कप 2023 पाकिस्तान श्रीलंका में आयोजित हुआ था। 6 टीमों ने भाग लिया था, भारत ने श्रीलंका को हरा के यह ट्रॉफी जीती थी, भारत जीता था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव हुए थे। ठीक है, देखिए 19वें एशियाई खेल जो हुए उन पर चर्चा कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेल का 19वां संस्करण चीन के हांगजाऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से ज़्यादा पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। कुल 107 पदक भारत ने जीते थे। ठीक है, और 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं, जिसमें एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत, 9 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्ष के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक भी जीता है। देखिए यहाँ तालिका दी गई है, तालिका में एशियन गेम में किन देश की स्थिति क्या है। चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इस तालिका में, 3 सबसे ऊपर हैं, 201 स्वर्ण और 111 रजत, 71 कांस्य पदक के साथ 383 कुल पदक चीन ने देश जीते हैं और एशियाई खेलों में नंबर 1 स्थान पर रहा है। वहीं जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दक्षिण कोरिया 190 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 88 और 90 में अंतर है, फिर भी जापान ऊपर क्यों है? क्योंकि स्वर्ण पदक जापान के ज़्यादा हैं और दक्षिण कोरिया के कम है। वहीं भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 कांस्य पदक और 41 रजत पदक जीतकर 107वें नंबर 107 कुल पदक इसने जीते हैं। ठीक है, देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा 2024 का यह ओलंपिक है। वहीं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा, 2 याद रख लीजिए। ठीक है, 2024 का फ्रांस में होगा, 2028 का होगा लॉस एंजल्स USA में होगा। राष्ट्रमंडल खेल पर आ जाते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया से आयोजित करने से मना कर दिया है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने मना भी कर दिया है। आइए और देख लेते हैं। 20वां एशियाई खेल आपका 2026 में आयोजित होगा, नगोया जापान में आयोजित होगा। ठीक है,
आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जो कि अभी भारत में 2023 में आयोजित हुआ था, 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में आयोजित होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया अफ्रीका के देश हैं 2027 का, ठीक है। वही 2020 पुरुष विश्व कप देखिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित होगा, अमेरिका वेस्ट इंडीज में पहली बार, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी, ठीक है। आइए 23वां फीफा विश्व कप 2026 जो कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 23वां फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप 2023 जेद्दा सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में। हॉकी विश्व कप 16वां विश्व कप हॉकी 2026 बेल्जियम, नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ पुस्तकें आई हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये रघुराम राजन और रोहित लावा की पुस्तक है, ब्रेकिंग द मोल्ड। वहीं विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। एस सोमनाथ की पुस्तक है नीलावु कुडीचा सिमहंगम गल, ठीक है। अशोक कुमार टंडन की पुस्तक है द रिजर्व स्विंग, कोलोनाइजेशन टू कॉपरेशन।